हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन, हाउ यू ऑल। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। है ना, काफ़ी सुनने में अजीब लगता है, एक ऐसा एम्परर, एक ऐसा सम्राट जिसने लड़ना ही छोड़ दिया। तो इस चैप्टर में हम मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और एम्परर अशोका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है इस लाइन से, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। भाई एम्पायर किसको बोलते हैं? एक जो बहुत बड़ी किंगडम होती है उसको एम्पायर बोलते हैं। किंगडम जो है वो छोटी होती है, छोटा एरिया, वहाँ एक राजा राज करता है, एक राजा रूलिंग करता है, तो उसको किंगडम बोलते हैं। किंगडम में रूलिंग कौन करता है? किंग। ठीक है। और एम्पायर जो होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है। और वहाँ पे जो रूल करता है जो राजा, उसको बोलते हैं एम्परर। ठीक है। और वो बड़ा सा एरिया जहाँ पे वो रूलिंग करता है, राज करता है, उसको बोलते हैं एम्पायर। तो अशोका को हम एम्परर बोलते हैं। पता है आपको हम क्यों बोलते हैं? देखिए, मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। इस मैप में देखिए, अशोका का जो एरिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ में और यहाँ साउथ इंडिया में मैसूर तक, है ना, यहाँ तक फैला हुआ है। और यहाँ ये जो बांग्लादेश यानी कि बंगाल वाला जो रीजन है, बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, यहाँ से लेकर और ये पूरा अफगानिस्तान तक इसका रीजन जो है फैला हुआ है। कितना बड़ा एम्पायर है ना। तो ये किंगडम नहीं है, ये एम्पायर है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक। तो फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इमेज एक देखिए, ये लाइन दिखाई दे रहे हैं, ये चार हैं एक्चुअली, एक ये वाला, एक ये और एक पीछे। तो ये जो लाइन है, ये जो शेर हैं, ये कहाँ से ले रखे हैं? ये अशोक स्तंभ से ले रखे हैं, है ना। तो ये मिला कहाँ था? सारनाथ में मिला था। बनवाया किसने था? अशोका ने बनवाया था। और देखो ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है कि इनको हमने, हमारे जो करेंसी नोट्स और हमारे जो कॉइन्स हैं, वहाँ पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इनको प्रिंट किया है, छाप दिया है। ठीक है। तो इतने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये एम्पायर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखता है हमारे देश के लिए कि हमारे करेंसी जो है उस पर भी इसको जगह मिली है। ठीक है। और ये कौन से सम्राट से संबंध रखता है, कौन से एम्परर से संबंध रखता है? वो हैं सम्राट अशोक। ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो पिलर्स हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये किसने बनवाई थी? सम्राट अशोक ने बनवाई थी। ठीक है। और अशोका जो थे वो इस तरह के सम्राट थे जिन्होंने अपने लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया, है ना, उनसे बातचीत करनी शुरू की, उनको जो है अपनी इंस्क्रिप्शंस के जरिए जो है उनको अपने मैसेज देने शुरू किए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अशोका ने जिस एम्पायर पे रूल किया, वो किसने इस्टेब्लिश किया था, वो खड़ा किसने किया था? वो इस्टेब्लिश किया था उनके दादाजी ने। उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में जो है मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। कब इस्टेब्लिश की थी? 322 BC, 322 BC में उन्होंने ये मौर्यन डायनेस्टी मगध में इस्टेब्लिश की थी। वहाँ का जो राजा हुआ करता था वो था धनानंद। ठीक है। धनानंद बहुत ही अच्छा राजा नहीं था, क्रूर था। उसको बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का, बहुत लालची था वो, बहुत पैसा इकट्ठा करने का उसे लोभ रहता था हमेशा। ठीक है। और उसने चाणक्य की जो है एक बार भरी सभा में बेइज्जती कर दी थी। तो चाणक्य अपनी इंसल्ट को कैसे झेलते भाई? तो उन्होंने शपथ ली कि मैं जो है तुमसे बदला लूँगा। और उन्होंने चंद्रगुप्त, उनको एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा मिल गया, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, उन्हें मिलिट्री स्किल सिखाई, उनको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया और उनको जो है धनानंद के खिलाफ खड़ा किया और धनानंद को मरवा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। ठीक है। ये कहानी है इसके पीछे। कितने साल पहले की बातें हैं ये? करीब करीब 2300 ईयर्स अगो, है ना, 2300 साल पहले की बातें हैं। ठीक है। तो ये जो लोग, जो इंसान था, ये कौन था? चाणक्य। अब चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और एक नाम और है, वो क्या है? विष्णुगुप्त। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कह लीजिए, इन्होंने सपोर्ट किया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ये यहाँ राजा बनने में। ठीक है। और चाणक्य ने एक बुक भी लिखी है और ये बुक पूरी की पूरी पॉलिटिक्स पे है, राजनीति पे है। ठीक है। पॉलिटिकल फंडामेंटल इसमें सारे लिखे हुए हैं उस टाइम के। तो ये जो बुक है, इस बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और अगर मौर्यन डायनेस्टी के बारे में समझना है तो मौर्यंस को समझने के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। कौन सी? अर्थशास्त्र। लिखी किसने? चाणक्य ने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म है डायनेस्टी।
तो डायनेस्टी क्या होती है? जब एक ही फैमिली के बहुत सारे मेंबर एक के बाद एक राजा बनते हैं तो इस फैमिली सिस्टम को डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले चंद्रगुप्त जो थे वो राजा बने, उसके बाद फिर उनके बेटे जो थे वो राजा बने। कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, और उसके बाद बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक, वो राजा बने। तो एक ही परिवार से एक के बाद एक उनके बेटे राजा बनते जा रहे हैं ना, तो इस सिस्टम को बोलते हैं डायनेस्टी, जब एक ही परिवार से राजा बने। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। सो ये हुआ डायनेस्टी। ठीक है, सो यहाँ मौर्यन एम्पायर में जो है बहुत सारी सिटीज़ थी, बहुत सारे शहर थे, और जो बहुत महत्वपूर्ण शहर थे, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। ठीक है, उनमें से पाटलिपुत्रा तो है ही है। ठीक है, ये तो सेंट्रल कैपिटल थी। मौर्यन एम्पायर जो था यहाँ एक सेंट्रल कैपिटल थी, और ये जो प्रोविंसेस में बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था। सम्राट अशोक के टाइम पे 5 प्रांत हुआ करते थे। कितने थे? 5। और इन प्रांतों की भी अपनी कैपिटल होती थी, और ये कैपिटल एक थी पाटलिपुत्रा, एक थी टैक्सिला, एक थी उज्जैन, है ना। पाटलिपुत्रा तो सेंट्रल कैपिटल है ही। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ पाटलिपुत्रा की। तो ये है पाटलिपुत्रा मगध में। ठीक है, पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डेज पटना, आज का जो है पटना। ठीक है, उसके बाद अगली जो है इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पे है टैक्सिला। तो टैक्सिला ये देखिए, ये रही टैक्सिला, है ना, पाकिस्तान वाले एरिया में, आज के दिन का पाकिस्तान। सो ये रही टैक्सिला। और उसके बाद उज्जैन की बात करें तो ये देखिए उज्जैन। ठीक है, ये रहा उज्जैन। अब टैक्सिला जो है इसको गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये नॉर्थ वेस्ट है ना, तो नॉर्थ वेस्ट के जाने के रास्ते में टैक्सिला आता है, तो इसको गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट भी बोलते हैं और गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं। और उज्जैन साउथ इंडिया के रूट में पड़ता है, साउथ इंडिया जाने की तरफ, तो ये जो है साउथ इंडिया के रूट में है। अब यहाँ ये जो शहर हैं भाई, पाटलिपुत्रा हो गया, टैक्सिला हो गया, उज्जैन हो गया, तो इन शहरों में रहता कौन है? इस शहरों में मर्चेंट्स रहते हैं भाई, जो व्यापारी लोग हैं वो रहते हैं, है ना। और ऑफिशियल्स जो दरबारी हैं, जो काम करते हैं राजा के दरबारों में, अलग अलग कोर्ट्स में, वो लोग रहते हैं। और क्राफ्ट पर्सन जो महल बनाते हैं, घर बनाते हैं और क्राफ्ट की हर तरह का काम करते हैं, वो इस तरह के लोग जो हैं यहाँ पे शहरों में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो मौर्यन एम्पायर में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शहर ही शहर थे, नहीं, मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, और मौर्यन एम्पायर के अंदर बहुत सारे गांव भी थे। ठीक है, विलेजेस थे, गांव थे। अब भाई गांव में कौन रहता है? गांव में वो लोग रहेंगे जो ज़्यादातर खेती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर्स थे और हार्डर कौन होते हैं? जो जानवरों को पालते हैं, बहुत बड़े बड़े झुंड रखते हैं, भेड़ों के, बकरियों के, गायों के, भैंसे रखते हैं। तो ये सब लोग जो हैं हार्डर होते हैं। गाँव में फार्मर हार्डर रहते थे। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में। सो इन सम ऑफ द एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट। अब हमारा इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है ना, उस टाइम पे बहुत फॉरेस्ट हुआ करता था, बहुत जंगली इलाका होता था वहाँ पे। तो वहाँ के लोग क्या इकट्ठा करते थे? फॉरेस्ट में, जंगल में मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करते थे। ठीक है, और मौर्यन जो एम्पायर है ये, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, बहुत अलग अलग तरह की जो है भाषाएं यहाँ लोग बोलते थे। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर से दक्षिणी भारत तक जो है, और बंगाल से लेके ईरान, अफ़गानिस्तान तक लोग एक भाषा तो बोलेंगे नहीं। वहाँ की ज्योग्राफी भी अलग अलग है। ठीक है, वहाँ की हिस्ट्री भी अलग अलग है, वहाँ का रहन सहन, तौर तरीके, कल्चर, ट्रेडिशन, हर चीज़ अलग अलग है। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, वो अलग अलग किस्म के लोग थे वहाँ पे, एक जैसे नहीं थे। उनकी भाषाएं अलग थी, अलग लैंग्वेज बोलते थे, उनका खाना भी अलग था, और उनके ड्रेस, उनके कपड़े, कल्चर सब अलग अलग था। ठीक है, एरिया टू एरिया। तो बहुत ही डाइवर्स जो है कल्चर का एम्पायर हुआ करता था ये। अब एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, कौन सा? कि भाई एम्पायर जो होते हैं वो किंगडम से अलग कैसे हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई किंगडम छोटी होती है, एम्पायर बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, किंगडम में एक किंग रूल करता है और एम्पायर में एम्परर रूल करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, एक एम्परर जो होता है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए अपने एम्पायर में राज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के लिए, उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो भाई वो क्या हो सकते हैं? वो एक बड़ी आर्मी हो सकती है, ज़्यादा ऑफिशियल्स हो सकते हैं, उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है जो उसके लिए काम करें, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है,
ठीक है, उसमें ज़्यादा काम होगा, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, उनको ज़्यादा सर्विस देनी पड़ेगी, वहाँ टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा और एक बड़ी पॉपुलेशन से टैक्स जो है लेना होगा, तो ज़्यादा उसके पास लोग होंगे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं किसमें, एम्पायर में और किंगडम में। किंगडम छोटी होती है, एम्पायर बड़ा होता है। किंगडम में राजा राज करता है, एम्पायर में एक एम्परर रूलिंग करता है। और राजा को कम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एक एम्परर को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें। अब हम देखते हैं रूलिंग द एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एम्परर जो होता है वो काफ़ी बड़ा है और एरिया अलग अलग एरिया हैं। ठीक है, तो उनमें अलग अलग तरीके से ही रूलिंग होती है, वहाँ की जैसी लोकल कंडीशन होंगी उसी तरीके से वहाँ रूलिंग होगी। पाटलिपुत्र के जो आसपास के जो एरिया है ना, वो तो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे, क्योंकि भाई पाटलिपुत्रा तो सेंट्रल कैपिटल था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स लगाए होते थे किस काम के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। और वो अलग अलग जो लोग हैं उनसे टैक्स लेंगे, भाई चाहे वो फार्मर हों, चाहे वो हर्डर्स हों, चाहे वो क्राफ्ट पर्सनस हों, चाहे वो ट्रेडर्स हों, अपना अपना काम सब करेंगे और सब राजा को थोड़ा थोड़ा टैक्स देंगे। ठीक है, ताकि राजा अच्छे से राज कर सके और अच्छे से एम्पायर को चला सके, वहाँ पे काम कर सके। भाई गलियाँ बनवानी हैं तो, सड़कें बनवानी हैं तो, कोई पब्लिक बिल्डिंग बनवानी है तो वो सारे काम हो सकें उस पैसे से। और जो भी राजा की बात नहीं मानता था, ये ऑफिशियल उसको सज़ा भी देते थे। ठीक है, भाई गवर्नमेंट को जो नहीं मानेगा तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगी ना। ये प्रोविज़न उस टाइम पे भी था, आज भी है। तो ये जो ऑफिशियल हैं ये फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको राजा क्या देता था, सैलरी देता था। इनके काम के बदले क्या देता था, सैलरी। और हाँ, मौर्यन एम्पायर में मैसेंजर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, कुछ एक जगह रुक कर भी काम करते थे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम था, जासूस बहुत होते थे। ठीक है, और वो राजा को पल पल की, हर बात की, हर तरह की खबर देते रहते थे। ठीक है, रॉयल फैमिली को खबर देते थे, मिनिस्टर्स जो हैं वो उनकी हेल्प करते थे। तो मौर्यन एम्पायर के अंदर जो है सबसे पहले राजा, और राजा की मदद करने के लिए जो हैं मिनिस्टर्स होते थे, इनको महामात्य भी बोलते थे। ठीक है, जो मिनिस्टर होते थे उनकी जो काउंटिंग है, संख्या है, वो करीब बताई गई है 18 होते थे। ठीक है, और प्रांत जो होते थे, जो अशोका के टाइम पे 5 प्रांत थे, 5 प्रोविंसेस थे, उनको चक्र भी बोला जाता था। ठीक है, और ये जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस में कौन रूलिंग करता था, प्रोविंसेस में रूलिंग करते थे जो राजकुमार होते थे वो। ठीक है, चलिए, वो एज ए गवर्नर वहाँ पे रूलिंग करते थे। सो यहाँ पे प्रोविंशियल कैपिटल थी, और जैसे कि टैक्सिला प्रोविंशियल कैपिटल थी, उज्जैन प्रोविंशियल कैपिटल थी। तो यहाँ पे रॉयल प्रिंसेस जो हैं वो रूल करते थे, एज ए गवर्नर वहाँ जाते थे। तो यहाँ पे टैक्सिला में बिंदुसार के टाइम पे टैक्सिला में जो गवर्नर था वो कौन था, सुसीम, अशोक का बड़ा भाई। और उज्जैन में उस टाइम पे गवर्नर कौन था, अशोक था। और अशोक ने उस टाइम अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी लिया, उसने अनुभव लिया कि भाई गवर्निंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ उनकी राजकाज चलता था, उनकी गवर्निंग चलती थी। ठीक है, फिर यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े एरियाज़ थे, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं उनके बीच के जो एरियाज़ हैं उन पे वो कैसे कंट्रोल करते थे। तो उन पे कंट्रोल करने के लिए वो जो रोड्स हैं और जो रिवर्स हैं, है ना, रोड, सड़कों और नदियों पे कंट्रोल करते थे। वहाँ अपनी चेक पोस्ट, अपनी चौकियाँ बना के रखते थे। जो ट्रेडर होते थे आने जाने वाले, उनसे टैक्स लिया जाता था और इस टैक्स से फिर बाकी सारे काम किए जाते थे, और वो लोग ट्रिब्यूट भी लेते थे। ठीक है, अब हम ट्रिब्यूट पे भी बात करेंगे, ट्रिब्यूट क्या होता है। और अर्थशास्त्र में बताया गया है, ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। दूसरे क्या क्या नाम थे कौटिल्य के, चाणक्य, और एक और नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, वो कंबलों के लिए बड़ा फेमस था। वहाँ पे कंबल, शॉल और जो है ऊनी कपड़े बहुत बनाए जाते थे, और तोहफे में ये जो है राजा को मिलते थे। ठीक है, और यहाँ के ट्रेडर जब ट्रेड करने जाते थे तो राजा को टैक्स भी मिलता था। ठीक है, और साउथ इंडियन जो है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो गोल्ड के लिए, सोने के लिए, और प्रीशियस स्टोन्स, ये जो प्रीशियस स्टोन होते हैं ना, महंगे महंगे स्टोन्स होते हैं, उनके लिए बहुत फेमस था, है ना, जो रंग बिरंगे होते हैं, हीरा भी उनमें से एक है ना, और भी बहुत सारे रूबी वगैरह ये सब होते हैं।
तो उनके लिए फेमस था और राजा को ये चीज़ें ऐसे ट्रिब्यूट मिलती थी और ट्रेडर राजा को टैक्स देते थे। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं भाई ये ट्रिब्यूट चीज़ क्या है। तो ट्रिब्यूट का मतलब है गिफ्ट। क्या है? गिफ्ट। अब ट्रिब्यूट और टैक्स में एक डिफरेंस है। टैक्स जो हैं वो रेगुलर बेस पे लिए जाते हैं, लेकिन ट्रिब्यूट्स रेगुलर नहीं लिए जाते थे। ये कभी भी, जब भी राजा बाहर अपने विजिट पे निकलता तब रिसीव करता था, और या फिर लोग जब राजा से मिलने आते तब जो है देते थे। तो वो कभी भी जो है दिए जा सकते थे, तोहफे किसी भी टाइम पे गिफ्ट जो हैं दिए जा सकते थे। उसमें वो टैक्स की तरह रेगुलर नहीं होते थे। ठीक है, ये इनमें एक डिफरेंस है। और ट्रिब्यूट मीन्स होता है गिफ्ट, लोग अपनी मर्जी से ये देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सो वो लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, वो क्या देते थे राजा को ट्रिब्यूट के तौर पर, तोहफों के तौर पर? देखो, वो थोड़े बहुत, कभी उनको इंडिपेंडेंस, थोड़े बहुत फ्री भी रहते थे वो, और कभी नहीं रहते थे। ठीक है, और जो है कुछ लेवल तक उनको फ्रीडम थी। ठीक है, क्योंकि वो राजा के उतने ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते थे। और वो राजा को गिफ्ट के तौर पर क्या देते थे भाई? एलिफेंट दे दिया, टिम्बर दे दिया, ठीक है, हनी, शहद दे दिया, और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगलों में जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनके पास तो वही है, तो फिर वो चीज़ वो राजा को तोहफे के तौर पे दे देते। आगे देखते हैं, एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। एम्परर और कैपिटल सिटी में हमें यहाँ एक अकाउंट मिलता है किसका? मैग्स्थनीज का। ये मैग्स्थनीज कौन था भाई? ये मैग्स्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का क्या? एम्बेसडर, राजदूत। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, कोर्ट में, और ये कुछ टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के पास रहा था। और इसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? इंडिका। हालांकि आज ये अवेलेबल नहीं है, बस इसके कुछ अकाउंट्स मिलते हैं। तो इंडिका से मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ हमें अच्छी नॉलेज मिलती है। एक्चुअली कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैग्स्थनीज की इंडिका, ये काफ़ी अच्छे सोर्स हैं मौर्यन डायनेस्टी की हिस्ट्री जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्स्थनीज जो है, मैग्स्थनीज ने एम्परर के बारे में लिखा है, सम्राट के बारे में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है भाई? कि भाई कभी कभार जो है वो सम्राट बाहर घूमने के लिए जाता था, और इस चीज़ को ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस, है ना, उत्सव के तौर पे, एक झांकी के तौर पे, एक उत्सव के तौर पे इसको मनाया जाता था। और जो है गोल्डन प्लैंक्विन, यानी कि वो सोने की पालकी में निकलता था, और उसके जो गार्ड्स हैं वो सोने और चांदी से डेकोरेटेड हाथी घोड़ों पर चलते थे, है कि नहीं भाई? गार्ड्स भी सोने चांदी से लदे जो है हाथी घोड़ों पे चल रहे हैं, तो सोचिए कितना जो है, कितने वो अमीर होंगे, कितने जो है प्रॉस्परस होगा वो एम्पायर, है ना। और कुछ गार्ड्स जो हैं वो बर्ड्स लेके चलते थे। बर्ड्स यानी कि वो अपने पास जो है टहनियाँ रखते थे, ब्रांच, ट्री ब्रांच रखते थे, टहनियाँ, और उन टहनियों पर तोते, ट्रेंड पैरेट्स जो हैं, पक्षी जो हैं, वो बैठे रहते थे। अब ट्रेंड किस चीज़ में थे वो भाई? वो जो है राजा के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, उड़ते रहते थे। ठीक है, क्यों उड़ते रहते थे भाई? ताकि कोई अगर अटैक करे राजा के ऊपर तो उन बर्ड्स की वजह से उसका ध्यान भटक जाए और वो जो बर्ड्स हैं वो बीच में आ जाएं। ठीक है, तो राजा अटैक से बचा रहे। और आर्म्ड वुमेन, भाई मेल गार्ड ही नहीं होते थे, फीमेल गार्ड्स भी होती थी, है ना। तो आर्म्ड वुमेन रहती थी राजा की प्रोटेक्शन के लिए, और राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई आके कहीं उन्हें मार ना दे। ठीक है, और स्पेशल सर्वेंट्स होते थे। अब ये स्पेशल सर्वेंट्स किस लिए होते थे? राजा का खाना चखने के लिए। राजा जब खाना खाता था तो वो राजा के खाने से पहले उनको खिलाया जाता था थोड़ा सा खाना। ठीक है, अब वो क्यों? चलिए उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ सामने आपके अब थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन आएगा। और राजा कभी भी जो है एक रूम में नहीं सोता था, है ना, वो रूम बदल बदल कर सोता रहता था। कारण, ताकि कहीं सोते में किसी को खबर ना लग जाए और कोई राजा को आके मार ना दे। तो इतना जो है इनसिक्योर रहता था राजा। तो पाटलिपुत्रा के बारे में भी इसने मैग्स्थनीज ने लिखा है। अब क्या लिखा है? ये पाटलिपुत्रा पहले देखिए है कौन सी जगह? ये मॉडर्न डे पटना, आज के दिन का जो है पटना जो है ये पाटलिपुत्रा था उस टाइम का। ठीक है, सेंट्रल कैपिटल। और वो बताता है कि बहुत ही सुंदर सिटी थी ये, और जो है दीवारों से घिरी हुई थी, वर्ल्ड सिटी थी। इसके चारों तरफ जो है वो दीवारें बनी हुई थी पाटलिपुत्र के चारों तरफ। इसमें 570 टावर बने हुए थे ऊंचे ऊंचे, और गेट भी थे, 64 गेट्स थे इसमें। ठीक है, घर जो थे वो 2-3 मंजिल के घर थे, और या तो लकड़ी के बने थे या मड ब्रिक, ईंटों के बने हुए थे।
ठीक है। और लकड़ी की डेकोरेशन थी वहाँ के राजा के महल में, और लकड़ी का महल बना था, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखो, लकड़ी का महल बना था। और डेकोरेशन किस चीज़ की थी? स्टोन कार्विंग की डेकोरेशन होती थी, है ना, पत्थर से काट काट के कुछ मूर्तियाँ और खिड़की दरवाजे ये सब बनाए हुए थे, ठीक है। तो स्टोन कार्विंग से काफ़ी काम कर रखा था वहाँ पे, और बहुत सारे तरह तरह के गार्डन वहाँ पे थे, और उनमें पक्षी रख रखे थे बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरह का जो है बहुत ही सुंदर जो है माहौल था वहाँ पे, किसमें? पाटलिपुत्रा में, ठीक है। अब यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन तो ये है, व्हाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट? भाई स्पेशल सर्वेंट क्यों थे वो? आप खुद सोचो। अब देखिए, अब राजा खाना खाएगा, और राजा के खाने में अगर किसी ने जहर मिला दिया, अगर पहले वो सर्वेंट को खिलाया तो पहले तो सर्वेंट मर जाएगा ना, है कि नहीं? तो उससे राजा को पता चल जाएगा कि भाई खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये जो सर्वेंट हैं, इन सर्वेंट के लिए मज़े की बात तो ये है कि राजा का जो टेस्टी फूड है वो थोड़ा सा उनको मिलता है, और सजा की बात ये है, बाय द वे कभी जहर मिला दिया गया तो उनका मरना पक्का, ठीक है। तो इसलिए राजा के लिए जो है ये स्पेशल सर्वेंट्स होते थे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट वे वाज पाटलिपुत्रा डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदारो? भाई मोहनजोदारो से वो कैसे अलग था पाटलिपुत्रा? तो कई सारी वजह हैं उसकी, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं भाई। उनकी लोकेशन भी अलग है ना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम भी अलग है। मोहनजोदारो का तो हमें क्लियर कट पता नहीं चलता कि भाई किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो मोनार्की थी, है ना, मोनार्च था, राजा था वहाँ पे। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। और जो है वहाँ के कुछ ट्रेडिशन कस्टम भी डिफरेंट थे, ठीक है। और वहाँ का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो भी अलग था। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें मिलते हैं, टाइम भी अलग था, बहुत डिफरेंसेस हैं। आगे चलते हैं। तो जब हम एम्परर अशोका की बात करते हैं तो अशोका जो है वो एक यूनिक रूलर था, ठीक है। यूनिक इसीलिए है भाई, लड़ना ही छोड़ दिया तो यूनिक हो गया, ऐसा किसी राजा ने और ने नहीं किया, लेकिन अशोका ने किया। और सबसे ज़्यादा फेमस है मौर्यन डायनेस्टी में, ठीक है। कौन? अशोका। इन्हें अशोका द ग्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पब्लिक, है ना। मैंने पहले भी बताया था, अशोका एक पहला ऐसा राजा था जिसने ये इंस्क्रिप्शन का कल्चर शुरू किया और अपनी प्रजा से, अपने लोगों से सीधी बातचीत शुरू की, उनको अपना जो मैसेज था वो देना शुरू किया। तो वो कौन था? वो अशोका था। और अशोका जो है उसने ज़्यादातर जो इसकी इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत में। प्राकृत मतलब लोगों की आम बोलचाल की भाषा, वो कौन सी होती थी? प्राकृत। और स्क्रिप्ट कौन सी में होती थी? ज़्यादातर स्क्रिप्ट में ब्राह्मी में मिले हैं ज़्यादातर इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं। कौन से स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी में, ठीक है। वैसे 4 जो है हमें लिपियाँ मिलती हैं, 4 जो है स्क्रिप्ट मिलती हैं। वो कौन सी हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक। इन 4 स्क्रिप्ट में अशोक के जो हैं इंस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं, ठीक है। इंडिया में, इंडिया वाला जो पार्ट है वो उसमें सारी ब्राह्मी में मिलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अशोका का जब हम जिक्र करते हैं तो कलिंगा के बैटल को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अशोक की लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो किससे था? वो कलिंगा के बैटल से था। कलिंगा की जो बैटल थी वो अशोका ने कब लड़ी थी? 261 BC में लड़ी थी, है ना। 261 BC में उसने लड़ी थी। और यहाँ पे जब उसने ये बैटल लड़ी, ये लड़ाई जब उसने लड़ी तो 1 लाख के आसपास लोग मारे गए थे और बहुत सारे लाखों लोगों को जो है बंदी बना लिया गया था। इतना भयंकर खून खराबा था वहाँ पे, पूरी जो ज़मीन थी उसमें खून फैला हुआ था और खून और मांस का जो है बिल्कुल कीचड़ बन गया था। और अशोका का जो है इस खून खराबे को, इस ब्लड शीड को देखकर एकदम दिल बैठ गया था और अशोका जो है खूब जो है दुखी हुआ, वहाँ रोया और बहुत परेशान हो गया। और उसने इस बैटल के बाद ये डिसाइड किया कि भाई मैं अब जो है इसके बाद अब कभी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। उससे उसका दिल इतना परेशान हो गया, दुखी हो गया, उसने ये डिसाइड किया कि भाई मैं भविष्य में फिर कभी लड़ाई नहीं करूंगा। और उसने जो है लड़ाइयाँ लड़नी बंद कर दी, ठीक है। तो ये है बात। फिर जब हम अशोका की इंस्क्रिप्शन देखते हैं तो एक इंस्क्रिप्शन ऐसी है जिसने उसने डिस्क्राइब किया है कलिंगा की वार को। कलिंगा वार के बारे में उसने बताया है, वो बताया है कि भाई 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग अ किंग आई कॉन्क्वर्ड कलिंगा, है ना। 8 साल राजा बनने के 8वें साल में, है ना, 8 साल बाद उसने जो है कलिंगा को जो है कैप्चर किया। करीब करीब जो है
1 लाख पीपल उसमें मारे गए थे और 1/2 लाख जो है लोग हैं उनको कैप्चर कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, ठीक है। और वहाँ पे जो है लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड मैनी हैड टेकन प्रिजनर, बहुत सारे लाखों को मार दिया गया, लाखों को बंदी बना लिया गया। उनमें ब्राह्मण भी थे, मोंक साधु भी थे, मतलब ऐसे लोग भी थे जिनका लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, पूजा पाठ करने वाले लोग भी मारे गए, है ना। और लोगों ने अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार खो दिए, किसी ने अपना दोस्त खो दिया, किसी ने अपने जो है स्लेव सर्वेंट खो दिए, किसी का जो किसी के बच्चे मारे गए, किसी का भाई मारा गया, है ना। तो वो लोग जो परिवार में शांति से रहते थे वो लोग भी मारे गए, सिपाही नहीं और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, खूब खून खराबा हुआ। तो वो अशोका इसके बारे में अपनी इस इंस्क्रिप्शन में लिखता है, ठीक है। और वो कहता है भाई मैं इसलिए जो है बहुत उदास हूँ, है ना। और मैं किसको फॉलो करता हूँ, मैं धम्मा को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब ये धम्म नाम की एक और चीज़ आ गई आपके सामने। तो वो धम्मा को जो है फॉलो करता है और कहता है कि भाई मैं ये मानता हूँ कि आई बिलीव द विनिंग पीपल ओवर थ्रू द धम्मा इज़ मच बेटर, मतलब लड़ाई से बेटर है कि हम लोगों को अच्छी बातें बता के उनका दिल जीतें, ठीक है। तो ये जो है वो बताता है और उसने धम्म के जरिए जो है अपना मैसेज देना शुरू किया। और यहाँ पे हाउ डिड कलिंगा वार ब्रिंग अबाउट अ चेंजेस इन अशोका एटीट्यूड, है ना। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई कलिंगा की जो बैटल हुई उसने अशोक का जो एटीट्यूड था वो कैसे जो है बदल दिया, वो आप सब खुद सोचिए, है ना। इतना ज़्यादा जब खून खराबा देखा तो अशोका का भी दिमाग खराब हो गया और उन्हें लगा कि भाई ये ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। शांति से जिए, अच्छे से जिए और खुश रहें और लोगों को खुश रखें, है ना। वायलेंस को फॉलो ना करें, है कि नहीं। गांधी जी ने भी तो यही मैसेज दिया था ना, जब आप इंडियन हिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे तो, है कि नहीं। यहाँ पे फिर ये जो धम्मा है, इस धम्मा को देखिए, ये है क्या, ये एक्चुअली प्राकृत वर्ड है, प्राकृत भाषा का वर्ड है जो उस टाइम पे कॉमनली बोली जाती थी, प्राकृत, है ना। तो प्राकृत का वर्ड है और ये जो है कहाँ से लिया गया है, संस्कृत का जो टर्म है धर्म, उसकी प्राकृत फॉर्म है, ठीक है। संस्कृत का जो धर्म है उसकी प्राकृत फॉर्म क्या है, धम्मा, है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं भाई ये अशोका का जो धम्मा है, ये धम्म है क्या, क्या चीज़ है ये, है ना। तो अशोका का ये जो धम्मा है ये क्या है, ये धर्म है, एक ऐसा धर्म जो अशोक ने लोगों को बताया, कुछ मोरल टीचिंग्स हैं इसमें, है ना। तो अशोका का जो धम्मा है इसमें कोई भी जो है भगवान नहीं है, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करनी, ना ही कोई सेक्रीफाइसेस, कोई कर्मकांड करने, कोई प्रैक्टिसेस फॉलो करनी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई पूजा पाठ करना है तो, या किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा करनी है तो, नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना क्या है, सिर्फ कुछ अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। वो चीज़ें क्या क्या हैं, वो चीज़ें ये हैं कि भाई वो ये कहता है कि मैं एक फादर हूँ, एक मतलब एक पिता की तरह, वो खुद को पिता मानता है। किन का पिता मानता है, अपनी पूरी प्रजा का, जिन पर वो राज करता है, और सारे जो लोग हैं उसकी प्रजा के, वो सारे उसके बच्चे हैं। तो एक पिता की तरह वो ये मानता है कि भाई ये मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं अपने लोगों को अच्छी बातें बताऊं, अच्छी चीज़ें सिखाऊं, उनको एक सही रास्ता दूं ज़िंदगी जीने का, ठीक है। तो अशोका ये मानता है। तो अब उसने जो है, क्योंकि बुद्धा जो है उसने ये जो धम्मा जो है उसने धम्म को क्यों फॉलो किया, क्योंकि पहले उसने बुद्धिज़्म को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो भी सारा का सारा अहिंसा पे बेस्ड है ना। तो वो बुद्ध की टीचिंग से, महात्मा बुद्ध की टीचिंग से जो है प्रभावित था, ठीक है। और आपको पता है उपगुप्त नाम का जो है बौद्ध भिक्षु, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, है ना, अशोक को बौद्ध बनाया था। तो बुद्ध की टीचिंग से जो है इंस्पायर था, प्रभावित था, तो उसने जो है उससे प्रभावित होकर अपना धम्मा बनाया, ठीक है। अब इसमें बात ये थी कि अशोक ने ये जो धम्म है ये क्यों शुरू किया, क्योंकि उसके जो राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, जिससे उसे अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या दिक्कतें थी, चलिए उन दिक्कतों को एक बार देखते हैं। तो एम्पायर में लोग जो है ना वो लड़ते थे आपस में, किस चीज़ पर लड़ते थे भाई, धर्म के नाम पर लड़ पड़े, ठीक है। तो और भी बहुत सारे मुद्दों पर लड़ते थे। तो धर्म के नाम पर जब वो लड़ते थे तो ये चीज़ अशोक को बहुत बुरी लगती थी, ठीक है। और एनिमल्स सेक्रीफाइस करते थे, जानवरों को जो है मार देते थे, बलि देते थे जानवरों की,
है ना। खाने के लिए जानवरों को यूज़ करते थे, उनको मारकर खा जाते थे, है ना। और स्लेव और सर्वेंट्स जो हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है। तो उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको जो है ढंग से बात नहीं करते थे उनसे, ये सब चीज़ें। तो भाई धर्म के नाम पर लड़ना, है ना, एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है एनिमल सेक्रीफाइस हो गया। तीसरी बात जो है स्लेव जो है नौकर हैं उनके साथ बुरा बर्ताव हो गया। तो ये 3-4 कारण थे जिसकी वजह से जो है अशोका को बुरा लगता था और उसने सोचा कि मुझे लोगों को कुछ अच्छा बताना चाहिए, ठीक है। और आपस में फैमिली के झगड़े हो गए, है ना, पड़ोसियों से झगड़े हो गए, ये सारी कुछ बुराइयाँ अशोक की किंगडम में उस टाइम पे थी, ठीक है। तो अब अशोका को ये लगा कि भाई ये मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों की इन सारी समस्याओं को सॉल्व करूं, इनका समाधान करूं, लोगों को सही रास्ते पर लेकर आऊं, ठीक है। तो अशोका ने क्या किया, अपना धम्मा जो है उसमें कुछ उसने प्रैक्टिसेस रखी, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ मॉरल बातें, मॉरलिटी की चीज़ें उसने रखी उसमें, और जो है उसने लोगों को धम्म के बारे में बताना शुरू किया। तो उसमें उसने क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की, उसने यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स, कुछ लोगों को अपॉइंट किया, ठीक है, कुछ लोगों को इस काम पे लगाया, ठीक है। अब वो लोग कौन थे भाई, इन लोगों को बोलते हैं धम्म महामात्य। ये एक तरह के पंडित होते थे और ये इनकी ड्यूटी क्या थी, जगह जगह पर जाना और लोगों को धम्म के बारे में बताना, पढ़ाना, उन्हें इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये उनका काम था, ठीक है। और उसने बौद्ध जो रिलीजन था, बौद्ध जो धर्म था, उसके प्रचार के लिए अपने बेटे और बेटी को भी भेजा। पता है कहाँ भेजा, श्रीलंका में भेजा था। और उनके बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, है ना। उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, धम्मा के प्रचार के लिए कहाँ भेजा, श्रीलंका में भेजा, ठीक है। और अशोका ने एक तो धम्म महामात्या लगाई धम्म के प्रचार के लिए, उसको प्रीच करने के लिए, और फिर जो है इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे रॉक, बहुत सारी पिलर्स जो हैं, इंस्क्रिप्शन जो हैं उसने तैयार करवाई ताकि वो जगह जगह पर इंस्टॉल किए जा सकें, लगाए जा सकें, और लोग उन्हें जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकें, और जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए धम्म महामात्य हैं, वो उनको पढ़कर सुनाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। तो ये उसने कुछ कोशिशें की और उसने जो है अपने मैसेंजर्स भेजे दूर दूर तक। मैंने बताया था ना, उसने सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, यहाँ पे अपने मैसेंजर्स भेजे, अपने बेटे और बेटी को भी भेजा, ठीक है, मैसेंजर बनाकर, ताकि लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया जा सके, ठीक है। और उसने ये ही नहीं किया, उसने कुछ ऐसे काम भी किए ग्राउंड लेवल पर जिससे लोगों की लाइफ आसान बनी, है ना। वो क्या क्या थे भाई, उसने रोड्स बनवाए, है ना, कुएं खुदवाए, डग वेल्स, और जो है बिल्ड रेस्ट हाउसेस, ताकि भाई जो कहीं दूर की यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो कहीं पे रुकें तो कहीं पे रुकने के लिए उनके पास एक सेफ और सिक्योर जगह तो हो, तो रेस्ट हाउसेस भी बनवाए, ठीक है। बहुत सारे जो है हॉस्पिटल्स खुलवा दिए, है ना, किसके लिए भाई, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, ठीक है। तो ये सारे काम उसने किए। अब अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, उसने अपने सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब कौन है, प्रजा, अशोक के लोग। तो उसने अपने सब्जेक्ट को, अपने लोगों को जो है क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया कि भाई वो ये कहता है कि पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स। ये जो बहुत तरह तरह के रीति रिवाज आप फॉलो करते हो ना, ये जो हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं या जब शादी होती है, ठीक है, जब घर में कोई बच्चा होता है, तो तरह तरह के रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, तरह तरह के रीति रिवाज फॉलो करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल यूज़लेस है, कोई यूज़ नहीं है इनका। और इसकी जगह जो है, इसकी वजह जो है वो लोग क्या करें, वो अपने स्लेव्स और सर्वेंट के साथ अच्छा व्यवहार करें, है ना, उनके साथ जेंटल रहें, जो बड़े लोग हैं उनका रिस्पेक्ट करें, है ना, उनका रिस्पेक्ट करें, और जो है सारे जानवरों के साथ प्रेम से व्यवहार करें, है ना, लव कंपैशन से उनको अपने साथ रखें, प्रेम से व्यवहार करें। और जो ब्राह्मण हैं और जो मोंक्स हैं उनको जो है गिफ्ट्स वगैरह दें। यहाँ पे गिफ्ट का मतलब क्या है, देखिए ब्राह्मण और मोंक जो हैं वो कोई ऐसा काम तो करते नहीं, है ना, और कॉमन लोगों की तरह कि भाई कहीं पे गए और कहीं पे कोई काम किया और वहाँ से पैसा कमाया, नहीं। उनका काम क्या है भाई, जो है भक्ति करना, ठीक है, और जो है लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना। तो यहाँ पे अशोका कहता है कि भाई आप उनको खाने को दें, ठीक है, ताकि वो लोग सर्वाइव करते रहें, ठीक है, और वो अपने काम में, अपने आध्यात्मिक जो है उनका जो काम है अध्यात्म में लगे रहना, वो उसको कर सकें, लोगों को अच्छी बातें बता सकें, ठीक है।
तो ये सारी जो है उसने बातें बताई, अपने लोगों को ये मैसेज उसने दिया। और उसने बताया कि किसी दूसरे के धर्म को जो है क्रिटिसाइज करना गलत है। देखिए, आपका कोई धर्म है, दूसरे वाले का कोई धर्म है, आप अपने को अच्छा बताएंगे, उसको बुरा बताएंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके धर्म को भी जो है अच्छा बताएगा? नहीं, फिर तो आपकी और उसकी लड़ाई होना तय है ना। तो अशोका ने ये कहा कि इस तरह की चीज़ें आप ना करें, आप दूसरों के जो रिलीजन है उनको भी रिस्पेक्ट दें, बराबर का रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और दूसरों के धर्म को, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज ना करें, ठीक है। ये जबकि उनमें कुछ अच्छी बातें हैं, उसको आप अडॉप्ट कर लें, उनको आप मान लें, समझ लें, ठीक है। तो और उनके धर्म में कुछ जो मेन आइडियाज़ हैं, जो अच्छी बातें हैं, बस उनको मान लें, ठीक है। ये सब उसने अपने लोगों को बताया। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर अशोका का। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई अशोक एक ऐसा राजा जिसको जो है एक टाइम पे एक नाम दिया गया था चंडाशोक, है ना, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे भाइयों को मारा और बहुत सारे एरियाज़ को जीत लिया। और बैटल ऑफ कलिंगा की वजह से वो राजा इतना बदल जाता है ना, कि उसने जो है धम्म को अपनाया और बुद्धिज़्म को अपनाया और लोगों को शांति से जीने के लिए, प्रेम भाव से जीने के लिए मोटिवेट किया। तो ये था आपका चैप्टर अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।